हेलो ओके वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। 4 तारीख को आरंभ है, आपको पता है ना, मैंडेटरी फॉर ऑल, ठीक है, और +3 - 1 है ना। सिलेबस ऐप पे आ गया है ना, ठीक है। न्यू बच्चे कौन कौन है जिन्होंने इस वीक में ज्वाइन किया है? मेरी पहली क्लास कौन कौन कर रहा है? आप पहली बार कर रहे हो, ठीक है, न्यू ही हो ना अब तो। अच्छा, तो पढ़ रहे थे ना वहाँ पे, कहाँ तक पढ़ लिया था? वहाँ पे कहाँ तक पढ़ लिया था आपने? कहाँ तक हुआ था? स्टार्टिंग ही हुआ था ना, तो यहाँ पे आपको बैच एक्सेस मिल गया ना बच्चा, है ना। तो उस पर रिकॉर्डेड वीडियो देख लो और सैटरडे आपका डाउट क्लास में आके पूछ लेना, ठीक है। दूसरा ये मैं पूछ रही थी आपसे, और कौन है नया? एनीवन एल्स? और कोई न्यू? कोई नहीं है, सब लोग हैं, ठीक है। चलो, तो बाकी सब लोग पहले से हैं, तो रिवीजन कर रहे हो आप लोग? जो पढ़ाया था पढ़ रहे हो? कहाँ तक पढ़ा दिया था? कंपाउंड एपिथेलियम, है ना। और बताया था ना केराटिनाइज्ड एंड नॉन केराटिनाइज्ड, है ना। कहाँ होता है केराटिनाइज्ड? बताओ बताओ, खड़े हो, नाम बताओ, नाम। हाँ, अमित। अमित कहाँ होता है कंपाउंड का केराटिनाइज्ड वाला? केराटिनाइज्ड वाला टफ होता है ज्यादा कि नहीं? होता है ना, क्योंकि केराटिन इनसॉल्युबल प्रोटीन है, तो इट मेक्स इट टफ। कहाँ होगा सोचो? हाँ, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। और ड्राई क्यों? क्योंकि सेल्स कैसे हैं? डेड। गुड। और ये कंजेस्टेड क्यों बैठे हो? एक आगे बैठ जाओ ना, 4 लोग कंजेस्टेड, एक आगे बैठ जाओ। पढ़ते टाइम तो अलग अलग बैठ सकते हो, दोस्तों से बैठ सकते हो ना पढ़ते टाइम, उसके बाद फिर चिपक सकते हो पढ़ते टाइम। से तो आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। वी आर गोइंग टू स्टडी द कनेक्टिव, ठीक है। हम लोगों ने एपिथेलियम में सिंपल एपिथेलियम पढ़ा, हैविंग अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स। और हमने कौन सा एपिथेलियम पढ़ा बच्चों? कंपाउंड। एंड कंपाउंड हैज गॉट मल्टीपल लेयर, है ना, जिसमें हमने केराटिनाइज पढ़ा जो कि टफ होता है और डेड सेल्स होते हैं टॉप लेयर में। और हमने नॉन केराटिनाइज पढ़ा। नॉन केराटिनाइज का होता है, वेरी गुड, बक्कल कैविटी के लाइनिंग में, फैरिंग्स की लाइनिंग में, मॉइस्ट लाइनिंग, है ना। और उसके बाद हमने, अच्छा इसमें अभी नहीं नहीं, कनेक्टिव टिश्यू से पहले एक और टॉपिक है ना, इससे पहले हमें पढ़ना है जंक्शन से भी पहले एक और पढ़ना है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। कहाँ ही पढ़ा अभी आपने? पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? कनेक्टिव टिश्यू लिखवाना भी पढ़ाया कहाँ है? लिखा नहीं है आपने? अच्छा, तो लिखवा देती हूँ अभी, रुको। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, और हमें पढ़ना है जंक्शंस। वी हैव टू स्टडी द जंक्शन, ठीक है, सेल जंक्शन। चलो, तो पहले कंपाउंड एपिथेलियम लिख लो। कहाँ तक लिखा है आपने? सिलेटेड एपिथेलियम लिखा? कंपाउंड स्टार्ट किया लिखना? कुछ भी लिखा है? तो लिखा तो दिया, आप क्या लिखा हो? तो ये तुमने लिखा है कि नहीं लिखा? ट्रांजिशनल और ये वाला पॉइंट लिख लिया है, तो फिर और क्या लिखोगे? तो ये नहीं लिखा है तुमने, ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं लिखा है, तो यही तो पूछ रही हूँ, लास्ट कहां तक लिखा है? मेरे को तो लिखा हुआ दिख रहा है, इसने भी लिखा हुआ है। तुम जॉलजी की कॉपी नहीं बना रहे हो? कैसे छूट कैसे जा रहा है कॉपी? ट्रेन छूटती है तो समझ आता है, कॉपी कैसे छूट जा रही है?
कॉम्प्लिकेट हो गया तो नहीं, एक ही तरह का पेशेंट दिखेगा, पता चला कि नहीं, मिक्सअप कर दोगे उसको, एक की सर्जरी दूसरे पे। कहाँ तक लिखा है आपने? मेरे को तो सब में ट्रांजिशनल एपिथेलियम लिखा हुआ दिख रहा है। देखो ये भी ट्रांजिशनल लिखा हुआ है। तुम दिखा दो तुमने क्या लिखा है, दिखाओ। तो ये लिखा है नहीं था तो लिख लो। कंपाउंड में दो पार्ट किया हुआ है ना आपने, एक तरफ क्या किया हुआ है? स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड को क्या लिखा हुआ है? डू नॉट स्ट्रेच। स्ट्रैटिफाइड को क्या लिखा हुआ है? डू नॉट स्ट्रेच। लिखो उसमें पहला लिखो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। पहला जिसने लिखा हुआ है कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिखा वो लिख लो। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ब्रैकेट में लिखो केराटिनाइज्ड। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में आपको क्या लिखना है बच्चों? ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में यू नीड टू राइट केराटिनाइज्ड। केराटिनाइज्ड ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पे यू नीड टू राइट केराटिनाइज्ड। एंड देन लाइनिंग ऑफ द बक्कल कैविटी, lining of the buccal cavity, lining of the buccal cavity, lining of the buccal cavity and pharynx, lining of the buccal cavity and pharynx and pharynx, lining of the buccal cavity and pharynx, ब्रैकेट में लिखोगे नॉन कैरेटिनाइज्ड। ये कैसा है? नॉन कैरेटिनाइज्ड। नॉन कैरेटिनाइज्ड, ठीक है। लाइनिंग के आगे एक वर्ड और लगा दो, क्या? मॉइस्ट। मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। और मॉइस्ट होने का रीजन क्या होगा? टॉप लेयर में लिविंग सेल्स। टॉप लेयर, मल्टीपल लेयर होता है ना, तो टॉप लेयर में लिविंग, और कैरेटिनाइज्ड के टॉप लेयर में, इसीलिए वो क्या है? ड्राई। ड्राई, ठीक है। चलो, सो मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी एंड फेरिंग्स। क्या लिखा आपने? नॉन कैरेटिनाइज्ड। हो गया सबका? देन राइट डाउन थर्ड, और लिखो कहां पे होता है? इन द लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। इन द लाइनिंग ऑफ duct of salivary gland, in the lining of duct of salivary gland and pancreatic duct, in the lining of duct of salivary gland and pancreatic duct, lining of duct of salivary gland and pancreatic duct। बट एनसीईआरटी ने बच्चों स्ट्रैटिफाइड करके नाम एनसीईआरटी में नहीं बोला हुआ है। तो अगर आपके क्वेश्चन में मान लो लिखा है कि पैनक्रियाटिक डक्ट के लाइनिंग में क्या है, तो हो सकता है ऑप्शन में स्ट्रैटिफाइड ना लिख के क्या लिखा रहे? कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। तो वही आपको बताया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी तरफ कंपाउंड का दूसरा टाइप क्या है? ट्रांजिशनल। लिखो उसको, स्ट्रेच। कंपाउंड का वो टाइप जो स्ट्रेच करता है, आप उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम। दूसरी तरफ लिखो ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या कहते हैं आप दूसरा नाम इसका? ऑल्सो कॉल्ड एज यूरोथीलियम। ऑल्सो कॉल्ड एज यूरोथीलियम। ऑल्सो कॉल्ड एज यूरोथीलियम। यूरोथीलियम, ऑल्सो कॉल्ड एज यूरोथीलियम। यूरोथीलियम, also called as urothelium, ठीक है। एंड देन यू कैन राइट present in the lining of ureter and urinary bladder। present in the lining of ureter and urinary bladder। present in the lining of ureter and urinary bladder। अब एक और चीज देखो, आपने पढ़ा है ना कि हर एपिथेलियम के नीचे सपोर्टिंग बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। ट्रांजिशनल में क्या होता है ना बच्चों, जब आप ट्रांजिशनल को अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे, क्योंकि टिश्यू को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सेक्शन यूज करना पड़ेगा, है ना। तो ट्रांजिशनल की जो टॉप लेयर के सेल्स है ना, टॉप और मिडिल, मैंने क्या बोला वो क्या होते हैं? स्लाइटली स्ट्रेच करते हैं, है ना। तो वो स्ट्रेचिंग के कारण कंप्रेस हो जाता है। आप ऐसे देखो, ये यूरोथीलियम यहां पे होगी, ये यूरेटर की लाइनिंग है, तो यहां पर यूरोथीलियम है। यहां पर क्या है? यूरोथीलियम है,
ठीक है, तो ये यूरिन जब यहां फ्लो करेगा, व्हेन द यूरिन विल बी हेयर, तो ये प्रेशर डालेगा इस पे और ये दबेगा, कंप्रेस होगा। ये क्या करेगा, दबेगा या कंप्रेस। इससे ये यूरेटर क्या कर पाएगा, स्ट्रेच कर पाएगा। तो कंप्रेस होने के कारण, क्योंकि जब ये कंप्रेस होता है और आप सेक्शन व्यू में इसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कंप्रेशन के कारण कभी कभी नहीं दिखता, बेसमेंट मेम्ब्रेन कंप्रेशन के कारण नहीं दिखता। तो एक बार पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट सीन। बच्चों ने समझ लिया कि उसका मतलब है बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। नॉट सीन मतलब एब्सेंट होता है, नॉट सीन मतलब दिखा नहीं, एब्सेंट मतलब है नहीं, अलग अलग बात है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियम द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज नॉट सीन, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक है, अब अगर हाँ वो क्वेश्चन की लैंग्वेज गड़बड़ हो सकती है, ऐसे लिख सकता है बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट, बट फिर भी एब्सेंट का मतलब वहां पे क्या है, नॉट सीन। मोस्ट करेक्ट जो लाइन लिखनी चाहिए वो क्या लिखनी चाहिए, नॉट सीन, एब्सेंट नहीं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेचिंग के कारण वो दिखती नहीं है, दिखती नहीं है का मतलब ये नहीं होता होती नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में आपके मॉड्यूल या डीपीपी में दिया भी होगा कहीं पे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जब मॉड्यूल, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, कितने क्वेश्चन तो मैं आपको बता देती हूँ, है ना, कराते समय मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये इनिशियली मैं बता रही हूँ क्योंकि आपको डीपीपी मॉड्यूल करने की आदत लगे। पर क्वेश्चन आपको पता तभी चलेंगे बच्चों जब आप उसको करोगे, नहीं करोगे तो ये थ्योरी रटने का कोई फायदा है। कहीं पे एस्से लिखने तो आएगा नहीं, राइट अ एस्से ऑन कंपाउंड एपिथेलियम, नीट में ऐसा तो आएगा नहीं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट एपिथेलियम। अब हम पढ़ेंगे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। नाउ सी, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम क्या होता है, कोई सम एपिथेलियल सेल्स, और सम में वो लिमिटेड कौन से सेल्स है, क्यूबॉइडल या कॉलमनार, क्यूबॉइडल या कॉलमनार सेल्स, क्यूबॉइडल या कॉलमनार सेल्स, they may modify for secretion, they may modify for secretion। क्यूबॉइडल या कॉलमनार का सेल अगर मॉडिफाई करके सिक्रीशन करे, कुछ भी सिक्रीट करे, तो उसको आप कौन सा एपिथेलियम बोलते हैं, फिर ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। एक एग्जांपल तो आप पढ़ भी चुके हो, जैसे आपने पढ़ा था कॉलमनार मॉडिफाई करके गॉबलेट सेल बनाता है, तो गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस का सिक्रीशन, है ना, तो दैट मीन्स कि म्यूकोसाइट है ना, तो गॉबलेट सेल कैसा ग्लैंड हो गया, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम, या आप बोल सकते हो गॉबलेट सेल फंक्शन एज अ ग्लैंड। ठीक है, अब ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह से। पहला क्लासिफिकेशन, द ग्लैंड कैन बी क्लासिफाइड एज, अगर वो सिंगल सेल का है तो यूनिसेलुलर, और अगर वो मल्टी सेल का है तो मल्टी सेलुलर। ठीक है, एग्जाम्पल तो बहुत है बट आपको याद वो करने हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है, ये तो बता दोगे ना, गॉबलेट सेल्स, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स या गॉबलेट सेल, और मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने सलाइवरी ग्लैंड दिया। इनफैक्ट आपको बताऊं तो गॉबलेट के अलावा कोई भी ग्लैंड आता है ना वो मल्टी सेलुलर है, गॉबलेट के अलावा कोई भी आता है तो क्या है, मल्टी सेलुलर। और एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी का डायग्राम बनाया हुआ है यूनिसेलुलर ग्लैंड का और मल्टी सेलुलर, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई इट बाय द डायग्राम। ठीक है, लिखाती हूं अभी, इसको पढ़ लो इसको थोड़ा सा। ग्लैंड का दूसरा क्लासिफिकेशन, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द ग्लैंड। ग्लैंड का दूसरा क्लासिफिकेशन देखो, ग्लैंड बेस्ड ऑन द सिक्रीशन, वो किस तरह से सिक्रीशन कर रहा है, इट कैन ईदर बी एक्सोक्राइन, वेरी गुड, और इधर भी एंडोक्राइन, इधर भी एक्सोक्राइन और द एंडोक्राइन। दो तरह का ग्लैंड सेल हो सकता है, या तो वो एंडोक्राइन होगा या एक्सोक्राइन होगा। ठीक है,
2 टाइप्स। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मेरे से कहते हैं मैम हेट्रोक्राइन भी तो होता है, पर हेट्रोक्राइन तो एक्सो प्लस एंडो होता है ना, कुछ अलग टाइप तो नहीं है ना। सिक्रीशन तो 2 ही तरह से आता है, या तो डक्ट के थ्रू या बिना डक्ट के। हेट्रो में क्या कुछ अलग थर्ड टाइप है क्या? हेट्रो में भी एक्सो प्लस एंडो है, तो वो कोई थर्ड टाइप नहीं है, टाइप 2 ही है। मैं बार बार आपको बता रही हूं, आपको कंप्लीट क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। एनसीईआरटी पूछे क्वेश्चन आएगा कि ग्लैंड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ सिक्रीशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, एक्सो एंड एंडो, 2 ही लिखा है एनसीईआरटी ने, ठीक है। अब ये जो एक्सोक्राइन वाले हैं ना, ये विद डक्ट होते हैं बच्चों, दे आर विद द डक्ट, ये डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं, ठीक है। इनका जो टारगेट टिश्यू होता है ना, वो पास में होता है। टारगेट टिश्यू मतलब जहां सिक्रीशन को काम करना है, जहां पे सिक्रीशन को काम करना है उसको क्या कहते हैं? टारगेट साइट या टारगेट टिश्यू, वो पास में होगा। क्योंकि डक्ट यहां से लेकर नीचे तक तो होगा नहीं, यहाँ पे ग्लैंड है और सिक्रीशन को पैर तक पहुंचना है, इतना लंबा डक्ट हो सकता है? इतना लंबा होगा तो रास्ते में ब्लड वेसल, नर्व फाइबर सब पे प्रेशर डालेगा, और मुड़ोगे तो डक्ट बेंड करेगा क्या? नहीं ना। तो डक्ट स्मॉल ही होते हैं क्योंकि टारगेट साइट क्या होती है? नियर, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इसमें टारगेट साइट पास में होती है, नियर, एंड सिक्रीशन जो होता है, सिक्रीशन रीचेस द टारगेट साइट, रीचेस टारगेट साइट थ्रू डक्ट। वो टारगेट साइट तक कैसे पहुंचती है? डक्ट के थ्रू पहुंचती है, ठीक है। जितनी भी बॉडी में हमारे एग्जाम्पल जो एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं, मिल्क का सिक्रीशन, टीयर का सिक्रीशन, है ना, देन म्यूकस का सिक्रीशन, ठीक है, सलाइवा का सिक्रीशन, सलाइवरी सिक्रीशन, सिबेशियस ग्लैंड ऑयल या वैक्स का सिक्रीशन, ये सारे के सारा सिक्रीशन एक्सोक्राइन का है। ये सारा का सारा सिक्रीशन किसका है? एक्सोक्राइन का सिक्रीशन है। सलाइवरी सिक्रीशन मतलब सलाइवा, सलाइवा, ठीक है। हाँ, ईयर ग्लैंड्स ऑल्सो, ईयर ग्लैंड्स कैर्यूमेन कहते हैं, ईयर वैक्स सिक्रीट करते हैं, वैक्स ऑयल एंड वैक्स में आ जाएगा वो, ठीक है। तो एंजाइम्स, मिल्क, टीयर, म्यूकस, सलाइवरी सिक्रीशन, ऑयल, वैक्स, ये सब किसके थ्रू आता है? एक्सोक्राइन के थ्रू। ऑल दिस सिक्रीशन कम्स फ्रॉम द एक्सोक्राइन, ठीक है। अब आ जाते हैं एंडोक्राइन पे। एंडोक्राइन जो है ना बच्चों, ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। ये कैसा ग्लैंड है? डक्टलेस। दिस इज अ डक्टलेस ग्लैंड। ये कैसा ग्लैंड होता है? डक्टलेस। दिस इज डक्टलेस ग्लैंड। तो डक्टलेस है तो इसका सिक्रीशन कैसे आएगा? द सिक्रीशन comes into fluid directly bathing the gland। यही आपका एनसीईआरटी लिखता है, डायरेक्टली बेदिंग द ग्लैंड, यहां आता है सिक्रीशन, ठीक है। देखो, कोई भी सेल्स होते हैं ना, बॉडी के सेल्स, जिस तरह का सर्कुलेशन ह्यूमन बॉडी में है, इसमें याद रख लो, सेल और ब्लड के बीच में कुछ भी डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं होता है। सेल और ब्लड के बीच में कुछ भी डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं होता है। सेल के सराउंडिंग में फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड। सेल के सराउंडिंग में क्या है? टिश्यू फ्लूइड, वो मिडिल मैन है। मिडिल मैन मतलब ब्लड से कुछ भी सेल में जाना है, कैसे जाएगा? ब्लड से टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड से सेल, सेल को कुछ भी ब्लड को देना है, कैसे देगा? सेल से टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड से ब्लड। कुछ भी सेल डायरेक्टली ना ब्लड से ले सकता है और ना ब्लड को दे सकता है। बीच में मिडिल मैन कौन है? तो वो फ्लूइड ग्लैंड को भी सराउंड करेगा, तो सिक्रीशन ब्लड में जाएगा, पहले कहां जाएगा? फ्लूइड विच इज सराउंडिंग द ग्लैंड। सराउंडिंग द ग्लैंड की जगह एनसीईआरटी ने लिखा है बेदिंग द ग्लैंड। बेदिंग मतलब वही हुआ कि ग्लैंड को जो क्या कर रहा है? सराउंड, और फिर वहां से जाएगा ब्लड या लिम्फ में। आप कहोगे मैम लिम्फ में क्या क्यों जाएगा? आप आगे पढ़ोगे, कुछ ऐसे सिक्रीशंस होते हैं जिनका साइज बड़ा होता है, ठीक है, बड़े केमिकल्स,
बड़े साइज के केमिकल, वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जा सकते, जाते वो बाद में ब्लड में है, पर थ्रू लिम्फ जाते हैं। थ्रू कैसे जाते हैं? लिम्फ जाते हैं, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली सिक्रीशन ब्लड में ही जाता है, मोस्ट कॉमनली सिक्रीशन कहाँ जाता है? ब्लड। पर कुछ ऐसे भी केमिकल्स हैं जिनका सिक्रीशन पहले कहाँ जाता है? लिम्फ। लिम्फ से कहाँ जाता है? ठीक है। तो डक्टलेस ग्लैंड का सिक्रीशन कहाँ जाता है? फ्लूइड डायरेक्टली बेदिंग द ग्लैंड, और उसके बाद इनटू द ब्लड। मतलब लिम्फ के भी थ्रू जाएगा तो फिर कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, इसके बाद इनटू द ब्लड, ठीक है। और इसके सिक्रीशन में जो टारगेट साइट है ना, क्या वो हमेशा जरूरी है पास होगी? नियर या फार दोनों हो सकती है, क्योंकि ब्लड में जा रहा है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ग्लैंड यहाँ है, पिनियल ग्लैंड यहाँ है, पिनियल ग्लैंड यहाँ है आपके ब्रेन के पास, डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन पे होता है, और सिक्रीशन उसका पहुंचता है पूरे बॉडी में। क्यों? क्योंकि ब्लड में चला जा रहा है ना, तो ब्लड तो हर जगह जा रहा है, तो नियर हो टारगेट साइड या दूर हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ब्लड तो हर जगह जा रहा है। तो ये जो सिक्रीशन है ये हर जगह जा सकता है। तो टारगेट साइट कैन बी नियर, टारगेट साइट कैन बी फार, ठीक है। और आप लास्ट में याद करोगे कि इसके सिक्रीशन को कहते हैं हॉर्मोन्स। और भी सिक्रीशंस होते हैं, ग्रोथ फैक्टर और भी होते हैं, आप लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे। बस मोस्ट कॉमनली द सिक्रीशन आर कॉल्ड हॉर्मोन्स, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, पूरा चैप्टर आप पढ़ोगे इस पे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कुछ अगर ग्लैंड के नाम आपको याद है बताओ कुछ। थाइमस, वेरी गुड, और बता दो। पिट्यूटरी, मास्टर ग्लैंड, सबने सुना होगा। एड्रीनल ग्लैंड, वेरी गुड। थायराइड ग्लैंड, वेरी गुड, है ना। पैनक्रियास का बता रही हूं, अब पैनक्रियास का बता रही हूं, ठीक है। ये तो आपने दो तरह का ग्लैंड पढ़ लिया बच्चों, ये आपने पढ़ लिया दो तरह का ग्लैंड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सिक्रीशन। डक्ट के थ्रू आएगा तो एक्सोक्राइन, और डक्ट के बिना आएगा तो एंडोक्राइन। अब देखो पैनक्रियास में क्या होता है। पैनक्रियास में 1 to 2 मिलियन सेल्स, कितने? 1 to 2 मिलियन सेल्स करीब अपना सिक्रीशन डायरेक्टली फ्लूइड सराउंडिंग द ग्लैंड में डालते हैं विदाउट डक्ट। मतलब वो 1 to 2 मिलियन सेल्स कैसे हैं? एंडोक्राइन है, क्योंकि वो अपना सिक्रीशन बिना डक्ट के फ्लूइड में डाल रहे हैं और फिर वो ब्लड में जाएगा। पर बाकी के 98% सेल्स, ये जो 2 मिलियन सेल्स है ना, ये ग्लैंड का सिर्फ 2% पार्ट है। बाकी का 98% सेल जो है वो अपना सिक्रीशन एंजाइम के फॉर्म में पैनक्रियाटिक डक्ट में डालता है। तो वो बाकी का 98% सेल कैसा है? मतलब पैनक्रियास के कुछ सेल्स एक्सोक्राइन इन फंक्शन है और पैनक्रियास के कुछ सेल्स एंडोक्राइन इन फंक्शन है, दोनों तरह के सेल्स हैं। तो बोथ को कहते हैं हेट्रो, है ना। तो दैट इज हेट्रोक्राइन, या मिक्स ग्लैंड बोल लो, दोनों तरह का है तो आप उसको क्या बोलोगे? हेट्रोक्राइन या मिक्स ग्लैंड, ठीक है। तो दैट इज अ स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है हेट्रोक्राइन, या आप इसको बोलोगे मिक्स ग्लैंड। यू कैन कॉल इट एज द मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड का मतलब है कि इसके कुछ सेल्स, सम सेल्स endocrine in function and some cells exocrine in, yeah. Some cells endocrine in function and some cells endocrine in, ठीक है, दोनों तरह का। therefore it is called as heterocrine। इसमें आ जाता है पैनक्रियास, हाँ, टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी, क्योंकि आप पढ़ोगे आगे नेक्स्ट ईयर, पहला चैप्टर ही आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसमें आप पढ़ोगे टेस्टिस और ओवरी से भी कुछ एंजाइमेटिक सिक्रीशंस भी होते हैं, कुछ केमिकल्स अलग तरह के भी आते हैं, और हॉर्मोन्स भी आते हैं। तो दोनों तरह का सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो दैट आर योर हेट्रोक्राइन और द ग्लैंड, ठीक है। तो इतने तरह के आपको ग्लैंड्स पढ़ने थे बच्चों। नाउ एक और चीज पढ़ लो, फिर एक साथ लिखना। लास्ट पार्ट, सेल जंक्शन। Last part is the cell junction.
देखो सेल जंक्शन को एपिथेलियम में क्यों पढ़ाया जाता है कि सबसे ज़्यादा जंक्शन एपिथेलियम में ही दिखेंगे, मसल में भी दिखता है, बट मोस्ट कॉमनली द सेल जंक्शंस आर सीन इन एपिथेलियम। हालांकि एनसीईआरटी तो लिखता है, एनसीईआरटी लिखता है सेल जंक्शंस इन प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज, सेल जंक्शन इन प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ टिश्यू लिखा हुआ है ये एनसीईआरटी ने, ठीक है। अब देखो जंक्शन होता क्या है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल when in contact with the plasma membrane of other cell, बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरसेल्यूलर, कुछ ऐसा सब्सटेंस हो तो दोनों को जोड़ के रखने में हेल्प कर रहा है, जो दोनों को जोड़ के रखने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इसको कहते हैं सेल। when the plasma membrane of one cell is in contact with the plasma membrane of सराउंडिंग सेल या एडजेसेंट सेल बोलो तो इसको क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। अब अलग अलग टिश्यू में अलग अलग तरह का सेल जंक्शन दिखता है, बट आप मेरे को बताओ, जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि अगर मैं कोई टिश्यू ऐसा बनाऊं, इफ आई ड्रॉ अ टिश्यू लाइक दिस, अगर मैं कोई टिश्यू ऐसा बनाऊं, सेल्स ऐसे, ठीक है, और बीच में ये इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, बीच में ये मैट्रिक्स, क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कांटेक्ट में आ पाएगा? तो यहाँ पे सेल जंक्शन क्या होगा, एब्सेंट। यहाँ पे सेल जंक्शन क्या होगा, एब्सेंट। कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में सेल जंक्शंस नहीं होते क्योंकि टिश्यू के सेल्स के बीच में देयर इज द इंटरसेल्युलर सब्सटेंस, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जंक्शन अलग अलग तरह का होता है, 3 तरह का आपको पढ़ना है। सबसे पहले टाइट जंक्शन, अब नाम पे मत जाना, ये मत सोचना कि टाइट जंक्शन है तो एकदम टाइटली बाउंड होगा और गैप जंक्शन है तो जगह होगी, जगह होगी तो जंक्शन ही नहीं बनेगा। गैप जंक्शन मतलब ये नहीं कि 2 सेल के बीच में गैप है, गैप होगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं, तो जंक्शन ही नहीं बन सकता, है ना, तो नाम पे मत जाना। और तीसरा तरह का जो होता है अडहेरिंग जंक्शन, अडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या क्या है। अगर सेल्स के बीच में बच्चों टाइट जंक्शन होता है तो टाइट जंक्शन का काम होता है लीकेज ऑफ सब्सटेंस को प्रिवेंट करना। आप कहोगे मैम सेल में से कुछ लीक कर सकता है क्या? लीक का मतलब यहां अलग है। लीक का मतलब होता है फ्रीली परमिएबल, सारी चीजें अंदर बाहर जाए, फ्रीली परमिएबल मतलब कुछ भी अंदर बाहर जाता रहे तो वो फ्री जंक्शन है। ऐसा अगर नहीं करने देना कि सेलेक्टिव चीजें ही अंदर या बाहर जा पाए तो वहां पे किस तरह का जंक्शन क्रिएट हो जाता है, राइट, प्रिवेंट्स लीकेज। लीकेज मतलब फ्री परमिबिलिटी अलाउ नहीं करता, ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंसेस कैन मूव इन एंड आउट ऑफ थ्रू द जंक्शन। आप बहुत जगह पे आगे जब आप पढ़ोगे चैप्टर्स को तो आप पढ़ोगे बैरियर, बहुत जगह पढ़ोगे बैरियर, आप पढ़ोगे ब्लड ब्रेन बैरियर, आप पढ़ोगे ब्लड टेस्टिस बैरियर, आप पढ़ोगे प्लासेंटल बैरियर, बहुत जगह बैरियर्स आएंगे। बैरियर टर्म जो होता है ना वो इन्हीं टाइट जंक्शंस के लिए होता है, जहां पे भी सेल्स एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं, टाइट जंक्शंस, वहां बैरियर्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बैरियर सेलेक्टेड सब्सटेंस को ही इन एंड आउट या एक्सचेंज होना अलाउ करेंगे। लीकेज ऑफ सब्सटेंस, लीकेज मतलब फ्री फ्लोइंग, वो अलाउ नहीं करें। जैसे ब्लड टेस्ट, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है, ब्लड में से जो चीज ब्रेन सेल्स को चाहिए, न्यूरॉन्स को चाहिए, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ऑक्सीजन, वो जाना अलाउ करता है। बट ब्लड में अगर कोई हार्मफुल चीजें हैं तो वो ब्रेन की तरफ जाना नहीं अलाउ करता, इसीलिए वहां पे क्या बना हुआ है, टाइट जंक्शन, ठीक है। तो टाइट जंक्शन का काम क्या है, प्रिवेंट्स लीकेज, लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस। ये लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। इट अलाउज ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, ठीक है। जस्ट उल्टा गैप जंक्शन, गैप जंक्शन रैपिडली एक्सचेंज अलाउ करता है। गैप जंक्शन क्या अलाउ करता है, रैपिड एक्सचेंज।
स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, और एनसीईआरटी लिखता है समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स, है ना, समटाइम्स, ठीक है। ये अलाउ करता है, दिस अलाउस रैपिड exchange of small molecules, ions and sometimes NCERT ने लिखा है large molecule, large या big molecule, ठीक है। अगर यही लिख दिया जाए कि गैप जंक्शन अलाउ, ऑलवेज अलाउ द रैपिड एक्सचेंज ऑफ द मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा? क्या अलाउ करता है बच्चों? गैप जंक्शन अलाउस रैपिड एक्सचेंज ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड समटाइम्स लार्ज और बिग मॉलिक्यूल। यही अगर लिख देगा मान लो क्वेश्चन में कि ऑलवेज अलाउज द रैपिड एक्सचेंज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, इन्हीं वर्ड्स पे ध्यान देना है जो एनसीईआरटी ने लिखा है, ठीक है। एंड लास्ट अडहेरिंग जंक्शन। अडहेरिंग जंक्शन जो होता है ना बच्चों, मेनली ये सीमेंटिंग जंक्शन होता है। किस तरह का जंक्शन होता है ये? सीमेंटिंग जंक्शन होता है। इसका काम होता है कि दो सेल्स को आपस में क्या करे? अडहेर करे या होल्ड करे। लिंक हाँ, लिंक भी बोल सकते हो, होल्ड करे। बेसिकली दो सेल्स को आपस में क्या करे? होल्ड करे, ठीक है। इट हेल्प्स टू होल्ड या अडहेर बोल सकते हो, अडहेर द सेल्स टुगेदर, या ऐसे भी लिखा सकता है इट हेल्प्स टू कीप द सेल्स टुगेदर, इट हेल्प्स टू। तो ये क्या करेगा बच्चों? इट हेल्प्स टू होल्ड और कीप द सेल टुगेदर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहां पे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज द कम्युनिकेशन जंक्शन? विच ऑफ, हाँ, ये जो गैप जंक्शन होता है ना बच्चों, आप इसको कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोलोगे। अब आप बोलोगे कि मैम एक्सचेंज तो सब में ही हो सकता है, क्योंकि अडहेरिंग जंक्शन जाए वहां भी एक्सचेंज होगा, है ना, जहां पे टाइट जंक्शन है एक्सचेंज वहां भी होगा। बट फ्री परमिबिलिटी, रैपिड एक्सचेंज कहां हो रहा है? गैप जंक्शन में। इसीलिए गैप जंक्शन को दोबारा क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन जंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ सब्सटेंस, फोन चला रहे हो क्या लास्ट में? लास्ट में फोन चला रहे हो? प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ सब्सटेंस, टाइट जंक्शन। अगर कम्युनिकेशन जंक्शन है, रैपिड एक्सचेंज करा रहा है, तो गैप जंक्शन। और अगर सेल्स को होल्ड टुगेदर, कीप टुगेदर करने में हेल्प कर रहा है, अडहेर करने में हेल्प कर रहा है, दैट इज द अडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। एक चीज और, एक चीज जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट इट इज अगेन अ पीवाईक्यू। अडहेरिंग जंक्शन का एक टाइप आपको याद करना है बच्चों, विच इज कॉल्ड एज द डेस्मोसोम्स। ये मोस्ट कॉमनली मिलते हैं एपिथेलियल सेल्स के बीच में, क्योंकि एपिथेलियल सेल्स के बीच में फाइबर या मैट्रिक्स नहीं है ना सेल को एक साथ रखने के लिए। तो सेल एक साथ कैसे रहता है? जंक्शन के हेल्प से। सेल एक साथ कैसे रहता है? जंक्शन के हेल्प से रहता है, ठीक है। क्योंकि सेल एक साथ रहेगा तभी तो न्यूट्रिएंट का क्या कर पाएगा? एक्सचेंज कर पाएगा। और इनफैक्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन भी सेल से कैसे अटैच होता है?
जंक्शन के थ्रू, क्योंकि सेल क्या फेविक्विक लगा है क्या, चिपक गया बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, तो कैसे अटैच है, थ्रू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट के एक्सचेंज में क्या करेगा, हेल्प। ठीक है, तो अडहेरिंग जंक्शन का एग्जाम्पल है डेस्मोसोम। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड जंक्शन इन द एपिथेलियल टिश्यू, अडहेरिंग जंक्शन, डेस्मोसोम, बोथ 1 and 2 करेक्ट, नन ऑफ द अबव, बोथ 1 and 2, अडहेरिंग एंड डेस्मोसोम। ठीक है, और अडहेरिंग में एक और वर्ड याद करो, अडहेरिंग में दो सेल्स के बीच में स्पेशल प्रोटीन के फाइबर्स दिखते हैं, उन प्रोटीन के फाइबर्स को, ये पीवाईक्यू है, दिस इज अ पीवाईक्यू, उन फाइबर्स को बोला जाता है टोनोफिब्रिल्स। उन फाइबर्स को क्या बोला जाता है, टोनोफिब्रिल्स बोलते हैं। उन फाइबर्स को क्या कहते हैं, टोनोफिब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, तो इफ इट इज अलाउइंग सेलेक्टिव सब्सटेंस और प्रिवेंट्स द लीकेज, टाइट जंक्शन। इफ इट इज अलाउइंग रैपिड एक्सचेंज, इट इज गैप जंक्शन। हेल्प टू कीप द सेल टुगेदर, हेल्प टू सीमेंट द सेल टुगेदर, दैट इज अडहेरिंग। अडहेरिंग का टाइप इज डेस्मोसोम, और डेस्मोसोम में कौन सा फाइबर दिखता है, टोनोफिब्रिल्स। ऐसे भी क्वेश्चन जो आया था पीवाईक्यू यही था, टोनोफिब्रिल इज सीन इन, तो टोनोफिब्रिल इज सीन इन डेस्मोसोम, इतना याद रखना है। ठीक है, और एनसीईआरटी क्या लिखता है कि सेल जंक्शंस आर फाउंड इन ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, एनसीईआरटी की लाइन है, ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यू। तो आप मेरे को कहोगे कि मैम कनेक्टिव में तो है ही नहीं, पर कनेक्टिव के बहुत सारे टाइप है, कनेक्टिव के बहुत सारे टाइप एंड सब टाइप है। ठीक है, तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि इट इज फाउंड इन ऑल 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। ठीक है, चलो लिखो आप, पहले ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम लिखो। फर्स्ट राइट डाउन द ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। राइट डाउन ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में राइट डाउन बच्चों, द क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स, द क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स, द क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स और कॉलमनार सेल, द क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल में मॉडिफाई फॉर, द क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल में मॉडिफाई फॉर सिक्रीशन, में मॉडिफाई फॉर सिक्रीशन एंड कॉल्ड एज ग्लैंड। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम में आप लिखोगे द क्यूबॉइडल और कॉलमनार सेल्स में मॉडिफाई फॉर सिक्रीशन एंड कॉल्ड एज ग्लैंड। ठीक है, देन ग्लैंड को 2 पार्ट में डिवाइड करो, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में राइट डाउन, यूनिसेलुलर में राइट डाउन, यूनिसेलुलर राइट डाउन, लिखो उसमें सिंगल सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर में मेड अप ऑफ सिंगल सेल, गॉबलेट सेल्स, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल क्या है, यूनिसेलुलर ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स। ओहो, पानी चला गया पूरा, अरे यार, यहाँ चला गया बच्चे के पास, छोड़ दूँ तो करवाते जाइएगा। यार थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ थोड़ा, दैट इज व्हाट आई कैन सजेस्ट। जूते वूते ना भीगे, इधर आ जाओ ना, थोड़ा एडजस्ट हो जाओ ना इधर। ठीक है, यूनिसेलुलर गॉबलेट सेल, मल्टी सेलुलर सेल। किसी को भी दिक्कत है, कपड़े के अगर शूज हैं, भीगने का डर है, प्लीज शिफ्ट टू दिस साइड। ठीक है, दिक्कत नहीं है तो बैठ सकते हो। मल्टी सेलुलर में लिखो सलाइवरी ग्लैंड,
multicellular, write down salivary gland. Multicellular, write down salivary gland. Salivary gland. यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का गॉबलेट सेल, मल्टीसेलुलर सलाइवरी ग्लैंड. लिखा सबने? लास्ट में हो गया बच्चों आपका? लास्ट में हो गया? डन. देन राइट डाउन द सेकंड क्लासिफिकेशन. ग्लैंड को दो टाइप में डिवाइड करो, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन. डिवाइड द ग्लैंड इनटू टू टाइप्स, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन में एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन में आप लिखोगे विद डक्ट. एक्सोक्राइन में आप लिखोगे ग्लैंड लिख के दो पार्ट में डिवाइड करो, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन. एक्सोक्राइन में आप लिखोगे विद डक्ट, टारगेट साइट नियर, सिक्रीशन रीचेस टारगेट साइट थ्रू डक्ट. Write down the difference. Target site near, secretion reaches target site through the duct. Secretion reaches target site through the duct. इस लिख लो आप लोग. हाँ बच्चा, लिखने दो सबको. थोड़ी सी देर बात कर दें क्या दी? दी थोड़ी देर बात कर दे, करने दो और ज़्यादा आ जाएगा नहीं तो. डकलेस ग्लैंड लिखा आपने? लिखा सिक्रीशन कम्स इनटू फ्लूइड डायरेक्टली बेदिंग द ग्लैंड.
पानी बंद हो गया रवि जी? सिक्रीशन कम्स इनटू द फ्लूइड डायरेक्टली बेथिंग द ग्लैंड, लिखा। देन इनटू ब्लड आएगा। टारगेट साइट क्या हो सकता है, नियर या फार। और मोस्टली सिक्रीशन को क्या कहते हैं, हॉर्मोन्स। द सिक्रीशन कैन बी कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। लिखा सबने? हाँ बताओ, ऊपर कर दूं? आपका क्वेश्चन ऐसे भी आता है ना बच्चों, बहुत सारा सिक्रीशन लिखा रहेगा, पूछेगा हाउ मेनी कम्स फ्रॉम एक्सोक्राइन या हाउ मेनी कम्स फ्रॉम एंडोक्राइन, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, नहीं डेस्क में तो वो कर लेंगे। हो गया? अब लिखा सबने? लास्ट में गर्ल्स, इधर हो गया सबका? डन, चलो। सो दिस वॉज अबाउट द ग्लैंड। नाउ वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द जंक्शन। पहले लिखो हेट्रोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड और द मिक्स ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड और द मिक्स ग्लैंड। लिख लो, सम सेल्स आर एंडोक्राइन इन फंक्शन, सम सेल्स एक्सोक्राइन इन फंक्शन, सम सेल्स एंडोक्राइन। बच्चों को हटा दो क्या दीदी बच्चों को हटा दो क्या दीदी? बच्चों को हटा दो, बच्चों को। हो गया? ठीक। सम सेल्स एंडोक्राइन इन फंक्शन, सम सेल्स एक्सोक्राइन इन फंक्शन। एंड देन एग्जाम्पल लिख लो, पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी, pancreas, testis and ovary, pancreas, testis and ovary। लिखा सबने? चलो राइट डाउन सेल जंक्शन। पहले डेफिनेशन लिखो। हाँ नहीं लिखा भाई? पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, जल्दी लिख लो। लिख लिया? डन, चलो लिखो। राइट डाउन सेल जंक्शन, डेफिनेशन लिखो। लिखो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ, सेल जंक्शन की डेफिनेशन लिखो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ adjacent or neighboring cells, the plasma membrane of adjacent or neighboring cells, the plasma membrane of adjacent or neighboring cells are in contact, the plasma membrane of adjacent or neighboring cells are in contact, the plasma membrane of adjacent or neighboring cells are in contact, adjacent or neighboring cells are in contact। ठीक है, are in contact। then तीन तरह से डिवाइड करो, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड अडहेरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड अडहेरिंग जंक्शन, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन एंड द अडहेरिंग जंक्शन। लिखो, लिखवा रही हूं मैं। राइट डाउन इन टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन में राइट डाउन, टाइट जंक्शन में राइट डाउन, प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस, प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस, प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस, लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, then write down gap junction, tight junction prevents leakage of substances, then write down gap junction, gap junction, gap junction में लिखो also called as
कम्युनिकेशन जंक्शन, गैप जंक्शन में राइट डाउन बच्चों, ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन जंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन जंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन जंक्शन, कम्युनिकेशन जंक्शन। देखो उसका फंक्शन, हेल्प्स इन द रैपिड एक्सचेंज ऑफ, helps in the rapid exchange of, helps in the rapid exchange of small molecules, ions and sometimes large molecules, small molecules, ions and sometimes large molecules, small molecules, ions and sometimes large molecules। ठीक है, आप पढ़ोगे अभी गैप जंक्शन कार्डियक मसल में और भी जगह पे, जहां भी इस तरह का जंक्शन होगा ना, आयन का एक्सचेंज क्या होगा, रैपिड। ठीक है, लास्ट लिखो अडेरिंग जंक्शन, लास्ट लिखो अडेरिंग जंक्शन, अडेरिंग जंक्शन, अडेरिंग में लिखो ऑल्सो कॉल्ड सीमेंटिंग जंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड सीमेंटिंग जंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड सीमेंटिंग जंक्शन, cementing junction, it helps to keep the neighboring cells together, it helps to keep the neighboring cells together, helps to keep the neighboring cells together, helps to keep the neighboring cells together, helps to keep the neighboring cells together। ठीक है, और अडेरिंग जंक्शन का एग्जाम्पल लिखोगे, एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा आपको, डेस्मोसोम, और डेस्मोसोम में फिलामेंट्स कौन सा दिखता है, टोनोफिब्रिल्स, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टोनोफिब्रिल्स सीन इन डेस्मोसोम। ठीक है, टोनोफिब्रिल्स, डेस्मोसोम में जो फिलामेंट आपको दिखता है टोनोफिब्रिल्स, टोनोफिब्रिल लिखा। ठीक है, चलो, तो मैंने आपको क्या कहा था, टिश्यू आपको ऐसे पढ़ना है कि टिश्यू पे क्वेश्चन आता है, टिश्यू के स्ट्रक्चर के ऊपर और फिर उसके फंक्शन, दो ही चीजें पढ़नी है, टिश्यू का स्ट्रक्चर, टिश्यू का फंक्शन। तो एपिथेलियल के स्ट्रक्चर को तो पढ़ना बहुत इजी था। इजी क्यों था, क्योंकि सिर्फ सेल्स थे, इंटरसेल्युलर सब्सटेंस नहीं था ना, मैट्रिक्स नहीं था, या सेल्स के बीच में प्रोटीन के फाइबर्स नहीं थे, है ना। तो सिर्फ आपने सेल पढ़ लिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन पढ़ लिया, तो स्ट्रक्चर हो गया। अब जो आप नेक्स्ट टिश्यू पढ़ने वाले हो, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसको बॉडी में काम होता है सपोर्ट एंड लिंकिंग। कनेक्टिव टिश्यू का बॉडी में काम क्या होता है, सपोर्ट एंड लिंकिंग। तो जब आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे ना बच्चों, और अच्छा एक लाइन और लिखो सेल जंक्शन को कंप्लीट करके, सेल जंक्शंस आर सीन इन all 4 type of tissues, एनसीईआरटी लिखता है, cell junctions are seen in all 4 type of tissues, cell junctions are seen in all 4 type of tissues, seen cell junctions are seen in all 4 types of tissue। ठीक है, अब तो मैं आपको बता रही थी बच्चों, जब आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे ना, तो जैसे एपिथेलियल को पढ़ना तो बहुत साधारण सा, सिर्फ सेल था, इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स या प्रोटीन का फाइबर नहीं था। पर कनेक्टिव ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि किसी में हो सकता है एक्सेप्शन है, मोस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, सीटी लिख रही हूं कनेक्टिव टिश्यू को, इनमें आपको सेल्स दिखेंगे, सेल्स के बीच में इंटर सेल्यूलर सब्सटेंस दिखेगा, जिसको कि आप मैट्रिक्स बोल सकते हो, जिसको कि आप ग्राउंड सब्सटेंस भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट एज द मैट्रिक्स, यू कैन कॉल इट एज द ग्राउंड सब्सटेंस ऑल्सो, है ना। और आपको दिखेंगे प्रोटीन के फाइबर्स, प्रोटीन के क्या दिखेंगे, फाइबर्स। ठीक है, तो जब भी आप कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे ना, मोस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, मोस्ट बार बार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कुछ में नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू में आपको उसका सेल पढ़ना पड़ेगा,
किस तरह का सेल के बीच में मैट्रिक्स है वो पढ़ना पड़ेगा, और किस तरह के प्रोटीन फाइबर्स हैं वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू को जैसे आपने एपिथेलियल को क्लासिफाई किया, किस बेसिस पे? एपिथेलियल को क्लासिफाई किस बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स, और फिर ऑन द बेसिस ऑफ द सेल टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ द सेल टाइप। कनेक्टिव को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम क्लासिफाई करते हैं फाइबर और मैट्रिक्स के बेसिस पे। किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है? फाइबर एंड मैट्रिक्स। फाइबर एंड मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन है 3 टाइप का। कनेक्टिव टिश्यू कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। देयर कैन बी लूज कनेक्टिव टिश्यू, देयर कैन बी dense connective tissue and then the specialized। अब देखो, अभी से आपको पता चल जाएगा ना कि कई बार एनसीईआरटी चीजों को थोड़ा सा गलत बोल सकते हो, बट बेटर टर्म इज थोड़ा कंफ्यूजिंग लिख देता है। थोड़ा सा क्या लिख देता है? कंफ्यूजिंग, और जिसके कारण फिर पेपर करने में आपको कुछ चैलेंज आ सकता है। तो हमेशा आपको कंफ्यूजन क्लियर करना है। जैसे कि एक कंफ्यूजन जो कनेक्टिव में आपको मिलेगा, अभी जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू जिसको एडिपोज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एडिपोज। आप पढ़ोगे कि वो लूज में होता है। वो किस में होता है? लूज। और एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ो, देखो एनसीईआरटी क्या, एनसीईआरटी देखो क्या लिखता है। एनसीईआरटी ने यहाँ एक लाइन लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी लिखता है कि दे रेंज फ्रॉम, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, दे हैव अ फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, ये तो बता ही दिया आपको। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज टाइप, और स्पेशलाइज टाइप में उसमें लिखा है विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज। तो एडिपोज को वो किस में लिख दे रहा है? स्पेशलाइज टाइप। और अभी नीचे एडिपोज को उसने किस में क्लासिफाई किया है? आप कहोगे मैम आंसर कैसे करें? क्वेश्चन आ गया मैम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कि एडिपोज इज अ लूज या स्पेशलाइज, मैम क्या लिखें? तो पहले लूज ऑप्शन होगा, पहले आपका ऑप्शन क्या होगा? लूज। अगर लूज नहीं है या मैच द कॉलम का क्वेश्चन है और एडिपोज को लूज के साथ मैच करके आंसर नहीं बन रहा, तभी आप उसको स्पेशलाइज में करोगे। अदरवाइज आप उसको पहले किस में करोगे? उसमें ही करोगे। ठीक है, स्पेशलाइज क्यों बोला है वो भी आपको रीजन बता दूंगी। ठीक है, बट उसको दोनों जगह नहीं बोलना चाहिए था, कोई एक बोल देता। तो आप पहला ऑप्शन हमेशा किसको टच करोगे? लूज नहीं बन रहा मैच द कॉलम, या कि लूज ऑप्शन में नहीं है, तब आप स्पेशलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस क्लासिफाई द कनेक्टिव टिश्यू। ये जो दोनों कनेक्टिव टिश्यू है, लूज एंड डेंस, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, इसी को एनसीईआरटी ने सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लिखा है। इसी को एनसीईआरटी ने क्या लिखा हुआ है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो लिखा है ना वो सॉफ्ट और स्पेशलाइज, तो इन दोनों को उसने सॉफ्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, अब देखो वैसे क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है? क्या बोला, किसके बेसिस पे है? फाइबर एंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो फाइबर एंड मैट्रिक्स कैसा है। लूज का मतलब है मैट्रिक्स जो है, ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो ज्यादा है, और इसीलिए सेल्स एंड फाइबर की पैकिंग लूज है। ऑब्वियस सी बात है ना, सेल कम होगा और मैट्रिक्स ज्यादा होगा तो सेल की पैकिंग कैसे होगी? लूज होगी, है ना। और मैट्रिक्स कम होगा, सेल ज्यादा होगा, तो क्या होगा? पैकिंग विल बी डेंस। बस यही क्लासिफिकेशन है। दोनों का मैट्रिक्स एक जैसा है, लूज और डेंस का मैट्रिक्स एक जैसा है। डिफरेंस किसमें है? पैकिंग में। इसमें पैकिंग क्या है? लूज। और पैकिंग लूज क्यों है? मैट्रिक्स ज्यादा है, फाइबर और सेल कम है। और यहां पे पैकिंग डेंस क्यों है? मैट्रिक्स कम है, सेल और फाइबर, और यहां तो मैट्रिक्स स्पेशलाइज है। यहां मैट्रिक्स क्या है? इसीलिए स्पेशलाइज में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया लूज में क्या होता है, द सेल्स एंड फाइबर आर, यहां पे आपको टर्म याद करना है, लूजली पैक्ड। पैकिंग लूज है, लूजली पैक्ड
इन मैट्रिक्स कैसी है, ज्यादा, ज्यादा तो नहीं बोल सकते ना, एबंडेंट मैट्रिक्स, एबंडेंट मतलब काफी मैट्रिक्स है, ठीक है। और डेंस में क्या बोलोगे बच्चों, डेंस में आप बोलोगे द सेल्स एंड फाइबर आर डेंसली पैक्ड, cells and fiber are densely packed, densely packed in less abundant matrix, less abundant मतलब कम, इससे कम, बहुत कम नहीं, इससे कम, less abundant matrix, ठीक है। इसी के बेसिस पे लूज और डेंस का क्लासिफिकेशन है। मैट्रिक्स का कंपोजिशन दोनों में सेम है, मैट्रिक्स का कंपोजिशन दोनों में सेम है, ठीक है। और लास्ट आ गया स्पेशलाइज। स्पेशलाइज में मैंने आपको बताया ना, स्पेशलाइज के केस में इट हैज द स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड मैट्रिक्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड मैट्रिक्स, क्योंकि सेल ही तो मैट्रिक्स बनाता है। मैट्रिक्स कहां से आता है, सेल ही अपने सराउंडिंग का मैट्रिक्स और प्रोटीन बनाता है। सेल के सराउंडिंग में जब जो कुछ है वो कौन बनाता है, सेल खुद बनाता है। तो सेल स्पेशलाइज है तो मैट्रिक्स भी क्या होगी, स्पेशलाइज होगी, ठीक है। अब फर्दर क्लासिफाई, लूज कनेक्टिव टिश्यू को आप फर्दर क्लासिफाई करते हो, द लूज कनेक्टिव टिश्यू इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो ही टाइप आपको पढ़ने हैं, टाइप तो और भी है, आपको दो ही पढ़ने हैं। वन इज द एरियोलर एंड वन इज द एडिपोज। यही मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन एनसीईआरटी ने दिया है कि लूज में भी कर दिया है और स्पेशलाइज में, ठीक है। डेंस में फर्दर जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ोगे बच्चों, इसका डेंस का हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, तो पहले तो आप डेंस में पढ़ोगे दो टाइप, यू आर गोइंग टू स्टडी इट एज दो टाइप पढ़ोगे आप इसका। डेंस रेगुलर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू। और फिर इसका भी फर्दर दो टाइप पढ़ना आपको, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। और लास्ट में फिर आप पढ़ोगे स्पेशलाइज्ड का क्लासिफिकेशन, द स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आप पढ़ोगे, यू आर गोइंग टू स्टडी द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल जिसमें कि आप पढ़ोगे बोन एंड कार्टिलेज, और फिर आप पढ़ोगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें कि आप पढ़ोगे ब्लड एंड लिम्फ। ये आपको यहां नहीं पढ़ना, या आप पढ़ोगे कंट्रोल केमिकल योर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। सो दिस इज द एंटायर क्लासिफिकेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। दोबारा बता रही हूँ, कनेक्टिव टिश्यू सॉफ्ट और स्पेशलाइज है। सॉफ्ट में दो टाइप है, लूज एंड डेंस। मैट्रिक्स दोनों की सेम है, बस इसमें ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम। पैकिंग इसमें लूज है, इसमें डेंस। फिर इसके टाइप्स, इसके टाइप्स, और स्पेशलाइज में सेल्स और मैट्रिक्स स्पेशलाइज है, स्केलेटल एंड फूड, ठीक है। फिर आप इसमें फर्दर टाइप पढ़ोगे, ठीक है। इसी को लिख लो पहले, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन लिख लो इसका। ये जितने बॉक्सेस बना रही हूं ना, इन सबको आपको पढ़ना है, इन सब पे आपका स्ट्रक्चर और फंक्शन, बस इतना ही पढ़ना है सबका, सबका आपको पढ़ते जाना है स्ट्रक्चर और फंक्शन।
Write down the classification first. आराम आराम से चलना, ठीक है। बाहर पूरा पानी है, गिर वर मत जाना। पता चला पूरा स्लिप कर रहे हो एक दूसरे के ऊपर, पूरा कुछ अलग कांड हो जा रहा है। आराम आराम से, बाहर पूरा पानी है, आराम से। आप ही के क्लास के बाहर है। जितने तरह के बॉक्सेस बनाए हैं ना, सब पढ़ना आपको, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा बड़ा है आपको, यू हैव टू स्टडी ऑल। AN 181 ही है ना। लूजली पैक, डेंसली पैक एंड द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। स्पेशलाइज में आप देखोगे कि मैट्रिक्स कैसी होती है इसकी, सॉलिड। स्केलेटल की मैट्रिक्स कैसी होती है, सॉलिड। जैसे इसकी कैसी है, सॉफ्ट। इसके लिए देखो मैंने क्या टर्म लिखा है, इसके लिए मैंने टर्म लिखा है सॉफ्ट, है ना। इसकी जो मैट्रिक्स होती है ना, कैसी होती है, सॉलिड। और इसकी मैट्रिक्स कैसी होगी, नाम से ही पता चल रहा है, फ्लूइड होती है, प्लाज्मा कहते हैं उसको। सॉलिड और रिजिड में डिफरेंस है कि नहीं है, सॉलिड और रिजिड अलग वर्ड्स है। मैट्रिक्स मैं रिजिड नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कार्टिलेज रिजिड नहीं है बट सॉलिड है, ठीक है। तो फिजिक्स वाला जो भी आपका, मैं zoology के टर्म में बता रही हूँ। सॉलिड डज नॉट मीन्स रिजिड, सॉलिड है मैट्रिक्स। लिखा सबने, और सब प्लीज जल्दी लिख लो। आप भी ऐसे कलरफुल बनाने लग गए क्या? मैं तो कलरफुल थोड़ा बनाया है कि बोर्ड पे आपको लिखने में आसानी हो। जल्दी से लिखो, टाइम ही हो गया क्या? चक्कर में ना। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम इसको कंप्लीट करते हैं बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, और पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चंस करो, ठीक है। पेरेंट्स